नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा न्यूज चैनल रिपब्लिक भारत और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 30 सेकंड में। आइए शुरुआत करते हैं। पहली बड़ी खबर क्या है, सिरे रुख करते मेरी सहयोगी अंजलि की तरफ। शुक्रिया विवेक। तो पहली बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। जिस तरह से पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट आज फिर से सुनवाई करने वाला है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र के पालघर में हुए साधुओं की हत्या के मामले में आज फिर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट का समय खत्म होने की वजह से सुनवाई टाल दी गई थी। वहीं साधुओं की हत्या के मामले में महाराष्ट्र की शिंदे सरकार भी सख्त दिखाई दे रही है। बता दें कि अप्रैल 2020 में पालघर जिले में भीड़ ने साधुओं को पीट कर हत्या कर दी थी, जिसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, जिसमें 2 साधुओं के साथ उनके ड्राइवर की हत्या कर दी गई थी। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद तमाम सवाल उठे थे, लेकिन अब शिंदे सरकार इस मामले में सख्त है और सीबीआई जांच की उन्होंने बात कही है। पूरी रिपोर्ट देखिए 30 सेकंड में। महाराष्ट्र सरकार पालघर में हुए साधुओं की हत्या मामले की जांच सीबीआई को सौंपने को तैयार है, जिसको लेकर शिंदे सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया और कोर्ट से कहा कि हम सीबीआई जांच के लिए तैयार है। साधुओं को न्याय मिलेगा, हम कभी किसी के खिलाफ अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं इससे पहले उद्धव सरकार ने सीबीआई जांच का विरोध किया था। उद्धव सरकार ने कहा था कि 2 चार्जशीट दाखिल की गई है, जिसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। पालघर में साधुओं की हत्या के मामले में रिपब्लिक भारत की मुहिम आज फिर से रंग लाई है। देखिए रिपोर्ट। पालघर में हुए साधुओं की हत्या के मामले में जो मुहिम रिपब्लिक भारत ने छेड़ी थी, आज वो रंग लाई है। पालघर के साधुओं को इंसाफ मिलने की घड़ी नजदीक आ गई है। वहीं वाराणसी के स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती ने पालघर साधु केस पर शिंदे सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने 20 जुलाई 2022 को शिंदे और फडणवीस सरकार को एक पत्र लिखकर गहन जांच की मांग की थी और साधुओं को इंसाफ दिलाने की बात कही थी। महाराष्ट्र में अब सत्ता बदली तो साधुओं के लिए इंसाफ की आस जगी है। और बात करेंगे मध्य प्रदेश के उज्जैन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकालेश्वर के महालोक का उद्घाटन किया। क्या तस्वीर रही, कितना विहंगम दृश्य था, इस 30 सेकंड में पूरी खबर देखिए। पीएम मोदी ने मंगलवार को उज्जैन में ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के नई परिसर महाकाल लोक का लोकार्पण किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कलावे से बनाए गए 15 फीट ऊंचे शिवलिंग से आवरण हटाया। उज्जैन का महाकाल दरबार अब से महाकाल लोक बन गया है। पीएम मोदी ने महाकाल लोक के तौर पर यह शिव भक्तों की बड़ी सौगात दी है। पीएम मोदी ने कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले महाकाल की पूजा अर्चना की और नंदी की परिक्रमा की। साथ ही साथ कॉरिडोर में लगी हर प्रतिमा को बारीकी से देखा और कायाकल्प की सराहना की। और उज्जैन में महाकाल लोक के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शिव भक्तों को बड़ी सौगात दी है। 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी ने उज्जैन में महाकाल लोक को राष्ट्र को समर्पित किया। यह महाकाल लोक प्रोजेक्ट का पहला चरण है, जो श्रद्धालुओं को विश्व स्तरीय आधुनिक सुविधाएं देने में मदद करेगा। साथ ही साथ महाकाल मंदिर में आने वाले तीर्थयात्रियों के अनुभव को यादगार बनाने में सहायता प्रदान करेगा। बता दें कि महाकाल लोक प्रोजेक्ट 2 फेज में 856 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया जा रहा है। इसमें 946 मीटर लंबा कॉरिडोर है, जहां से लोग गर्भगृह पहुंचेंगे और महाकाल के दर्शन करेंगे। जी हाँ, तो मंगलवार का दिन ऐतिहासिक रहा। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महालोक का उद्घाटन किया। इस दौरान लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। तस्वीर आप देखिए 30 सेकंड में। मंगलवार का दिन उज्जैन और मध्य प्रदेश के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन का नजारा सबके मन को मोह ले रहा था। हर तरफ दिवाली के दिन जैसी रौनक रही, शिव भक्तों में खुशी की लहर दौड़ रही थी। वहीं जैसे ही महाकाल लोक का लोकार्पण पीएम मोदी ने किया, लोगों ने जमकर आतिशबाजी की। आसमान में रंग बिरंगा नजारा देखने को मिला। वहीं मंदिर को सजाने के लिए कई तरह के फूल भी लगाए गए थे, जो लोगों को आकर्षित कर रहे थे। और गुजरात में चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तैयारी में जुट गई है। गौरव यात्रा निकाली जाएगी, जिसको हरी झंडी दिखाएंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। 30 सेकंड की पूरी रिपोर्ट देखिए। गुजरात चुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी कड़ी में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा गुजरात गौरव यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। गुजरात में चुनाव प्रचार को धार देने के लिए जेपी नड्डा 5 अलग अलग स्थानों से बीजेपी की गौरव यात्रा को रवाना करेंगे।
ये यात्रा गुजरात के 5 अलग-अलग धार्मिक स्थलों से रवाना की जाएगी और 10 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा राज्य की 182 विधानसभा सीटों में 144 सीटों से होकर गुजरेगी। और अब बात करेंगे अयोध्या की, जहां पर जगत गुरु रामानुज आचार्य की प्रतिमा का अनावरण आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। पूरी खबर क्या है 30 सेकंड में देखिए। धर्मनगरी अयोध्या में पहली बार जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा लगाई जाएगी। ये प्रतिमा लगभग 4 फीट लंबी होगी, जो राम जन्मभूमि से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दक्षिण भारत की शैली पर बने मंदिर राधा कृष्ण मंदिर यानी अम्मा जी में स्थापित होगी। दरअसल 120 वर्ष पुरानी राधा कृष्ण मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत वरिष्ठ साधु संतों की मौजूदगी में जगत गुरु रामानुजाचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। और उधर चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के लिए नया चुनाव चिन्ह 2 तलवार और 1 ढाल तय किया है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग ने शिंदे गुट का चुनाव चिन्ह तय कर दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वाले गुट को ढाल और तलवार चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने दिया है। ये चुनाव चिन्ह अंधेरी पूर्व विधानसभा में होने वाले उपचुनाव के लिए दिया गया है। वहीं उद्धव गुट की ओर से त्रिशूल की मांग वाली याचिका के दावे को खारिज कर दिया, जिसको लेकर चुनाव आयोग ने इसे धार्मिक अर्थों का हवाला दिया। बता दें कि यह चुनाव चिन्ह शिवसेना का चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद दिया गया है। महाराष्ट्र में अंधेरी में उपचुनाव होना है, जिसको लेकर ये नए चुनाव चिन्ह और पार्टी का नाम दिया गया है। पूरी खबर देखिए सिर्फ 30 सेकंड में। महाराष्ट्र में शिवसेना को लेकर उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट के बीच मचीरार अब कुछ हद तक थम गई है। नाम और सिंबल की इस लड़ाई में चुनाव आयोग ने हाल ही में होने वाले अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव के लिए उद्धव ठाकरे गुट को नया नाम और पार्टी सिंबल दे दिया है। चुनाव आयोग ने उद्धव गुट को पार्टी के नाम के रूप में शिवसेना और उनके चुनाव चिन्ह के रूप में मशाल आवंटित की है। उद्धव गुट फिलहाल राजनीतिक तौर पर शिवसेना के नाम से जाना जाएगा। और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। 30 सेकंड में रिपोर्ट देखिए। आम आदमी पार्टी के विधायक और अरविंद केजरीवाल की सरकार के पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाए जाने का मामला मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद भी राजेंद्र पाल गौतम का पीछा छोड़ता नजर नहीं आ रहा। दिल्ली पुलिस की एक टीम इस मामले में पूछताछ के लिए नोटिस लेकर राजेंद्र पाल गौतम के घर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस ने राजेंद्र पाल गौतम को नोटिस देकर उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया। राजेंद्र पाल गौतम से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ के लिए पहाड़गंज थाने पहुंचने को कहा है। और आज उधमपुर में वायुसेना का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तमाम फाइटर प्लेन गरजेंगे और चीन और पाकिस्तान को नया संदेश दिया जाएगा। इस रिपोर्ट में आप देखिए पूरी खबर। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आज भारतीय वायुसेना के शौर्य की झलक दिखाई देगी। यहाँ आयोजित एयर शो में वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल, जगुआर, MiG-29 अपने दमखम का एहसास कराएंगे। एयर शो में हिस्सा लेने के लिए देश के कई स्टेशन से विमान उधमपुर पहुंच चुके हैं। एयर शो का आयोजन वायुसेना दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। शो के दौरान लड़ाकू विमान हैरत अंगेज करतब दिखाकर दर्शकों को रोमांचित करेंगे। और श्री कृष्ण जन्मभूमि शहीदगाह मामले में मेंटेनेबल केस में आज सुनवाई होगी। देखिए पूरी रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मस्थान शहीदगाह मामले में आज सुनवाई होगी। कोर्ट मेंटेबल केस पर सुनवाई करेगा। कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के लिए आज की ही तारीख दी थी। श्री कृष्ण जन्मस्थान शहीदगाह मामले में सिविल कोर्ट में ट्रांसफर के मामले में इससे पहले 16 सितंबर को सुनवाई हुई। श्री कृष्ण जन्मस्थान ट्रस्ट की 13.37 एकड़ भूमि मुक्त कराने, शाही ईदगाह का सर्वे कराने और कोर्ट कमीशन नियुक्त कराने की मांग को लेकर कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और आज सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी को लेकर दायर की गई याचिकाओं पर सुनवाई होने जा रही है। इस रिपोर्ट में पूरी खबर देखिए। नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके लिए 5 जजों की बेंच गठित की गई है, जिसमें सबसे पहले ये तय किया जाएगा कि क्या वाकई अब इस मामले को सुनने के लिए कुछ बाकी है या नहीं। बता दें कि 2016 में 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने को लेकर कई याचिकाएं दाखिल हुई थी, जिसके बाद 16 दिसंबर 2016 को ये मामला संविधान पीठ को सौंपा गया था।
और पीएम नरेंद्र मोदी को मिले उपहारों की आज नीलामी की जाएगी। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश विदेश से कई उपहार समय समय पर मिलते रहते हैं और अगर आप खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए मौका आ गया है। खिलाड़ियों और राजनेताओं सहित कई क्षेत्रों के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले 1200 से ज्यादा उपहारों की आज नीलामी होगी और इससे मिलने वाला पैसा नमामि गंगा मिशन कार्यक्रम में दान किया जाएगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी को मिले उपहारों की नीलामी का ये चौथा संस्करण है। तो आइए बात करते हैं असम की, जहां पर बीएसएफ के जवानों और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। क्या है बड़ी सफलता? 30 सेकंड में आप देखिए। बीएसएफ के जवानों ने असम पुलिस के साथ मिलकर बड़ी कार्रवाई की है। दोनों टीमों ने असम के करीमगंज जिले में 47.4 करोड़ रुपए की 9 किलो से ज्यादा की हेरोइन जब्त की है। बताया जा रहा है कि इस एक ट्रक से मिजोरम से करीमगंज होते हुए त्रिपुरा ले जाया जा रहा था। इस दौरान न्यू करीमगंज रेलवे स्टेशन के पास पुलिस ने ट्रक को रोका और तलाशी के दौरान हेरोइन बरामद की गई। साथ ही पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। और उधर बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर ईडी के अधिकारियों ने करीब 40 जगहों पर जब छापेमारी की तो करोड़ों की हेरोइन बरामद हुई है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में ईडी के अधिकारियों ने कोयला टेंडर घोटाला मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान अधिकारियों ने राज्य के करीब 40 जगहों पर छापा मारा, जिसमें कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन पर पहले आईटी की भी रेड पड़ चुकी है। इस बार ईडी ने दुर्ग, रायपुर, रायगढ़ और महासमुंद सहित कई जगहों पर छापा मारा है। वहीं छापेमारी के दौरान ईडी ने लगभग 4 करोड़ की नकदी और करोड़ों के आभूषण भी बरामद किए हैं। इस दौरान ईडी की टीम को कई ऐसे दस्तावेज और सबूत मिले हैं जिससे कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। इधर यूक्रेन में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पुतिन ने भी चेतावनी दी है। इस सबको देखते हुए नाटो के महासचिव ने एक बड़ी चेतावनी जारी की है। क्या है वो बड़ी चेतावनी? क्या है खबर? 30 सेकंड में देखिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि वो रूसी क्षेत्र की रक्षा के लिए सभी उपलब्ध साधनों का उपयोग करने से नहीं हिचकेंगे। वहीं इस चेतावनी को देखते हुए नाटो अगले सप्ताह से परमाणु युद्ध अभ्यास करेगा, जिसको लेकर नाटो सचिव जनरल जेंस स्टोलनबर्ग ने कहा है कि इसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू जेट शामिल होंगे, लेकिन इसमें कोई सक्रिय बम इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और उधर रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। उधर क्रीमिया पुल पर धमाके के बाद से पुतिन का पारा हाई है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। रूस यूक्रेन के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। क्रीमिया पुल पर हुए हमले ने फिर से दोनों देशों के बीच जंग की आग को हवा दे दी है। क्रीमिया पुल धमाके के बाद से पुतिन बौखलाए हुए हैं। रूसी सेना यूक्रेन के शहरों पर ताबड़तोड़ बमबारी कर रही है। यूक्रेन के आसमान में रूसी फाइटर जेट की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। पिछले 2 दिनों से यूक्रेन में आग बरस रही है। यूक्रेन के जापोरिजिया में रूस ने फिर से गोले बरसाए हैं, जिसमें एक शख्स की मौत और कई लोग घायल हुए हैं। और पुतिन की परमाणु धमकी के बाद अब G7 देशों ने एक चेतावनी जारी की है। उनकी चिंता बढ़ गई है। इस खबर में देखिए पूरी खबर। रूस और यूक्रेन के बीच में जारी युद्ध अब विस्फोटक रूप ले चुका है। रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले किए हैं और लगातार परमाणु हमले की चेतावनी भी दे रहा है। वहीं रूस के इस आक्रामक रवैये से G7 के देशों में नाराजगी है और पुतिन को धमकी देते हुए कहा है कि अगर रूस परमाणु हमला करता है तो उसका अंजाम बुरा होगा। मासूम लोगों की जान जो गई है उसे किसी भी कीमत पर जायज नहीं ठहराया जा सकता। और जिस तरह से यूक्रेन में लगातार हमले जारी है रूस की तरफ से, उसके बाद जेलेंस्की ने G7 देशों के साथ आपात बैठक की है। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन पर रूसी हमलों का सिलसिला लगातार जारी है। पिछले 2 दिनों में यूक्रेन के कई शहरों में रूस ने बड़े धमाके किए, जिसके बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने G7 नेताओं के साथ आपात बैठक करने का फैसला लिया और इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में रूस के ऊर्जा क्षेत्र पर प्रहार करने पर जोर देते हुए कड़ी प्रतिबंध की मांग की है और कहा है कि रूस के साथ कोई वार्ता नहीं हो सकती क्योंकि उसका कोई भविष्य नहीं है।
और अब बात करें इटली की, जहां पर स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी फट गया है और वो तस्वीर सामने आई है अंतरिक्ष से लावा के निकलने की। आप भी देखिए 30 सेकंड में पूरी खबर। इटली के स्ट्रोम्बोली द्वीप पर एक ज्वालामुखी फट गया, जिससे क्रेटर टेरेस आंशिक रूप से ढह गया। हालांकि इसमें जान माल का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं अंतरिक्ष से लावा और धुएं के विशाल गुबार देखे गए हैं। एओलियन द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप सिसिली के उत्तरी सिरे पर स्थित स्ट्रोम्बोलिस ज्वालामुखी पिछले 90 साल से लगभग लगातार फट रहा है। स्ट्रेटो वोल्केनो कठोर ज्वालामुखीय राख, चट्टानों और लावा प्रवाह की परतों से बना है और इसे भूमध्य सागरीय लाइट हाउस के रूप में जाना जाता है।